Now I am going to tell you about parts of sentence. Parts of sentence. बेसिकली अगर देखा जाए सेंटेंस को, सेंटेंस तो आपने ये पाया कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर एक सेंटेंस को डिवाइड किया जाए तो इसके दो हिस्से हो सकते हैं। पहला है सब्जेक्ट। पहला क्या है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। हिंदी में सब्जेक्ट को आप कर्ता कहते हो और प्रेडिकेट को आप विधेय कहते हो। कहीं ना कहीं ये दोनों ही शब्द सुनने में अलग लगते हैं और आप इसके बारे में भी जानना चाहिए कर्ता क्या होता है या फिर विधेय क्या होता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या ज़्यादा सही रहेगा। सब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको बहुत आसान करके बताया दे रहा हूँ। किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया होती है, अगर ये पूछा जाए उससे उस क्रिया को कौन कर रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। इसको आप ऐसे लिख भी लीजिए, जब क्रिया से कौन लगाकर प्रश्न किया जाए तो प्राप्त उत्तर सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? जब हम किसी क्रिया से ये पूछते हैं कि इस क्रिया को कौन कर रहा है तो जो उत्तर मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। अभी चूंकि सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं तो जो मेरा सबसे ज्यादा फोकस होगा वो सब्जेक्ट पे होगा, ना कि प्रेडिकेट पर। इसीलिए मैं आगे अपनी वीडियो को लेके चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब क्या? साफ साफ है कि जो सेंटेंस होता है उसके दो हिस्से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा कहीं ना कहीं एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना है, तो इसीलिए सब्जेक्ट के भी क्या हो सकते हैं? हिस्से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले तो कुछ एग्जांपल ऐसे लिए जाएं जिससे ये पता चले सब्जेक्ट होता क्या है। जैसे मोहन राइट्स ए लेटर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एन ओल्ड मैन इज फ्लाइंग ए काइट। एक बूढ़ा आदमी पतंग उड़ा रहा है। पहले वाले सेंटेंस को अगर देखें तो लिखने का काम कौन कर रहा है? मोहन। दूसरे वाले एग्जांपल को देखें, पतंग उड़ाने का काम कौन कर रहा है? एक बूढ़ा आदमी। तो इसमें एन ओल्ड मैन ये पूरा आपका सब्जेक्ट हुआ और पहले एग्जांपल में मोहन इसमें क्या है? सब्जेक्ट। तो आपने पाया कि सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। इसीलिए सब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को डिफाइन करना जरूरी है कि किन किन चीजों को लेकर किन किन बातों से सब्जेक्ट बनता है। बात आती है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के बेसिकली दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम क्वालिफायर कहते हैं, क्वालिफायर, और दूसरे हिस्से को आप हेड वर्ड कहते हैं, हेड वर्ड। हेड वर्ड को आप ऐसे समझिए, इसका सीधा संबंध नाउन से होता है। और क्वालिफायर क्या है? दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आया होगा कि क्वालिफायर है क्या। देखिए, क्वालिफायर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। क्वालिफायर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप एग्जांपल ऐसे समझें, आपको अगर क्वालिफायर को याद करना है तो आप ऐसे समझिए जो नाउन से ठीक पहले आता हो, जो नाउन में कैसे या कितना, कैसे या कितना लगाकर प्रश्न करने से ना प्राप्त हुआ हो। इस बात पे ध्यान दीजिए, ना प्राप्त हुआ हो।
इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ना प्राप्त हुआ मतलब जब आप किसी नाउन से ये पूछते हैं कि वो कैसा है या कितना है, अगर वो आंसर दे रहा है तो नो डाउट वो क्वालिफायर नहीं होगा। अब बात आती है क्वालिफायर होता क्या है। तो मैंने आपसे कहा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन के ठीक पहले आता है वो क्या कहलाता है, क्वालिफायर। एग्जाम्पल में देखिएगा, बहुत सारे लोग माई को प्रोनाउन मानते हैं, लेकिन देखिए माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। इसमें नाउन के ठीक पहले क्या लिखा है, माई। ज्यादातर लोग इसे कहेंगे कि सर ये प्रोनाउन है। नहीं सर, ये प्रोनाउन नहीं है, ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का एक पार्ट है और इसे हम पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसे आप क्या कहोगे, क्वालिफायर, क्योंकि ये नाउन से क्या है, ठीक पहले आया है, इसीलिए ये क्या है, क्वालिफायर। दूसरा एग्जांपल लीजिएगा, द बुक इज ऑन टेबल, द बुक इज ऑन टेबल। अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे नाउन के ठीक पहले क्या लिखा हुआ है, द। ये भी क्या है, क्वालिफायर। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये आर्टिकल है। आर्टिकल इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव जिसे आप क्वालिफायर कहते हो। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जब आप आगे बढ़िएगा तो जैसे आपने पाया कि क्वालिफायर होता है जो कि नाउन से ठीक पहले आता है, फिर आगे चल के क्वालिफायर भी डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। क्वालिफायर भी डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। एक हिस्सा कहलाता है डिटरमिनर, एक हिस्सा कहलाता है डिटरमिनर और दूसरा हिस्सा कहलाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने शॉर्ट में लिखा, आप सही सही लिख लीजिएगा, एडजेक्टिव। जैसे आप आगे बढ़िएगा तो इसके बाद फिर क्या लिखा मिलेगा आपको, नाउन। नाउन से जो ठीक पहले आएगा उसे आप एडजेक्टिव कहोगे, लेकिन एडजेक्टिव और क्वालिफायर का अंतर मैंने अभी आपको बताया था। जो कैसे और कितने का आंसर होता है नाउन में, अगर पूछिए कैसे और कितने का आंसर मिल रहा है तो उसे आप क्या कहोगे, एडजेक्टिव। जबकि आंसर नहीं मिलता है तो उसे आप क्या कहते हो, क्वालिफायर। एग्जांपल लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे एन ओल्ड वुमेन इज टेलिंग स्टोरीज। एक बूढ़ी महिला क्या सुना रही है, कहानी। तो अगर आप देखें किसके बारे में कहा गया था, महिला के बारे में, ये नाउन हो जाएगा। महिला कैसी है, बूढ़ी है। तो ये देखिए जैसे ही इसने कैसी का आंसर दिया आपको मिल गया क्या, एडजेक्टिव। और देखिए बात अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि द नाम का आर्टिकल किसी नाउन के ठीक पहले आया था। यहां पर क्या है, एन नाम का आर्टिकल ओल्ड से ठीक पहले आया है। इसका मतलब साफ है क्वालिफायर और डिटरमिनर में कोई अंतर नहीं होता। जो क्वालिफायर है वही डिटरमिनर है, फर्क केवल इतना है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट अगर नाउन के ठीक पहले हुई है तो उसे आप क्वालिफायर कहिएगा, अगर वो एडजेक्टिव से ठीक पहले हुई है तो उसे आप डिटरमिनर कहिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। जैसे माई बिग हाउस इज ब्यूटीफुल। माई बिग हाउस इज ब्यूटीफुल। किसके बारे में कहा जा रहा है, हाउस के बारे में। यानी कि ये क्या हुआ, नाउन। हाउस है कैसा, बिग, यानी कि बड़ा। ये कैसे का आंसर है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। अगर ये कैसे का आंसर नहीं होता तो ये बात क्वालिफायर कहलाती। और देखिए ठीक पहले उससे पहले क्या लिखा है, माई, जो कि मैंने इससे पहले एग्जांपल में बताया था कि माई क्या है, क्वालिफायर। कब ये क्वालिफायर होता है, जब ये नाउन के ठीक पहले आता है तो इसे हम क्वालिफायर कहते हैं। जब ये एडजेक्टिव के ठीक पहले आता है तब हम इसे डिटरमिनर कहते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए, कहीं दिमाग में बैठाइए। आगे देखते हैं। आगे जब हम सेंटेंस को और आगे ले जाते हैं तो सब्जेक्ट का डिवीजन बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा डिटरमिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, देखिए डिटरमिनर होता है, फिर क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन। फिर बात आती है सर कि इसके आगे का जो सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। लेकिन प्रेडिकेट को आप ऐसे समझें
प्रेडिकेट को आप ऐसे समझें कि जो प्रेडिकेट होता है उसकी शुरुआत वर्ब से होती है। किससे होती है? वर्ब से। फिर आगे इसके ऑब्जेक्ट और बहुत सारी चीजें आगे आ जाती हैं। तो वर्ब और नाउन के बीच में जो बैठ जाए, वर्ब और नाउन के बीच में जो बैठ जाए उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या कहेंगे? एडजेक्टिवल फ्रेज। ये एडजेक्टिवल फ्रेज क्यों है? क्योंकि ये नाउन की विशेषता बताता है। अब एग्जांपल को क्रिएट करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए ब्लैक बर्ड। ए ब्लैक बर्ड इज सिटिंग, ए ब्लैक बर्ड इज sitting on a tree. A blackbird is sitting on a tree. एक और एग्जांपल, an old man with a stick. An old man with a stick is walking. एक बूढ़ा आदमी जो है छड़ी के साथ है, या फिर आप ऐसे कहिए जब भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं तो आपका जो मीनिंग निकालने का जो तरीका होना चाहिए वो उल्टा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है अ ब्लैक बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ट्री। इसमें पहले वाले सेंटेंस और दूसरे वाले सेंटेंस का डिफरेंस जरूर समझिएगा। मैंने किसके बारे में कहा है? इस चिड़िया के बारे में, यानी कि बर्ड के बारे में। चिड़िया कैसी है? ब्लैक है, तो आपको एडजेक्टिव मिल गया। और ब्लैक के ठीक पहले ए लिखा था जो कि क्या है? डिटरमिनर। मैंने आपसे बताया कि जो एडजेक्टिव के ठीक पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं? डिटरमिनर कहते हैं। दूसरी तरफ देखिए, दूसरा एग्जांपल, एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे नाउन के बाद में और वर्ब के ठीक पहले लिखा हुआ है विद अ स्टिक, जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज। बात आती है इसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते क्यों? क्योंकि इसी आदमी के बारे में ये विशेषता बता रहा है। छड़ी लिया हुआ एक बूढ़ा आदमी इज वॉकिंग का मतलब चल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, नाउन के ठीक पहले जो लिखा था वो क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि आदमी कैसा है? बूढ़ा। और उससे पहले जो आया वो क्या कहलाएगा? डिटरमिनर। तो इस तरीके से आपने पाया कि कभी कभी नाउन और वर्ब के बीच में जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है उसी को आप क्या कहते हो? एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हो। इसको एक एग्जांपल और दे रहा हूं जिससे आपकी सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। This green bottle on the table. This green bottle on the table is mine. एग्जाम्पल को ऐसे समझिए, बॉटल कैसी है? ग्रीन है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है और ये क्या हुआ? डिटरमिनर। दूसरी तरफ देखें, वर्ब से ठीक पहले लिखा है ऑन द टेबल। इसी को आप क्या कहते हो? एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हो। बेसिकली नाउन का इतना ही डिवीजन होता है। आगे अगर मैं बात करूं क्या सर सब्जेक्ट इतना ही था, हमें केवल इतने पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है? नहीं बच्चा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और भी ज्यादा। इसके लिए आप बुक की हेल्प लीजिए और थोड़ी बहुत इस वीडियो से भी मदद लीजिएगा तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि मैं जो दे रहा हूं वो गाइडेंस है, ठीक है? और एक जैसे कहते हैं कि गाइडेंस जो गाइड करता है, ठीक है, वो एक प्रकार से गाइडेंस हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गाइड कर सकता है वो हमारी बुक होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ऑथर ने बड़ा समय दिया, अपना एक प्रीशियस जो टाइम था उसको बनाने में दिया। आगे बढ़ते हैं और फिर जानने का प्रयास करते हैं क्या और भी कोई चीज है जो सब्जेक्ट हो सकती है? यस, व्हाई नॉट, हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में एक और खास बात जुड़ जाती है जब किसी वर्ब से पहले टू लग जाता है। जब किसी वर्ब से पहले टू लग जाता है तो इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हो? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कहलाता है। अब अगर बात करें सब्जेक्ट की तो जब वर्ब से पहले टू लग जाए तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव भी क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन। इसीलिए इसे इन्फिनेटिव नाउन कहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट की जगह बस केवल दो बातें ले सकती हैं, एक नाउन और दूसरा
प्रोनाउन। और इन्फिनेटिव ऑलवेज सिंगुलर माना गया है। एग्जांपल अभी आप ऐसे समझिएगा, शायद समझ में आ जाए। आगे जो कुछ भी लिखा रहेगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट, इन्फिनेटिव नाउन। एग्जांपल देखिएगा, जैसे टू वर्क इज वर्शिप, टू वर्क इज वर्शिप, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। जब ये इन्फिनेटिव होगा तो क्रिया में अपने आप ना जुड़ जाया करेगा। क्रिया में क्या जुड़ जाएगा, ना। जैसे वॉक, वॉक का मतलब टहलना नहीं होता, टहलो होता है। लेकिन अगर मैं इसके पहले टू लगा दूं तो इसी का अर्थ हो जाता है टहलना। और जैसे ये टहलना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नाउन। अब ये क्रिया नहीं रही, बेसिकली ये क्या है, इन्फिनेटिव नाउन। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। किसके बारे में कहा गया है, टहलने के बारे में कहा गया। और क्या कहा गया है कि ये एक अच्छा व्यायाम है। आगे बढ़ते हैं। क्या इन्फिनेटिव के साथ सब्जेक्ट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसके आगे अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में अगर देखा जाए, जिससे आप मेन वर्ब कहते हो, मेन वर्ब यानी कि वर्ब की जो रूट होती है, रूट का मतलब होता है जड़। इसमें जब इंग लग जाता है तो इसी को हम जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरंड। जीरंड भी एक प्रकार से नाउन है, इसीलिए इसका नाम होता है जीरंडियल नाउन। इसके आगे जो कुछ लिखा होगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट। ये भी ऑलवेज सिंगुलर होता है, कभी भी इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। जैसे सिंगिंग, सिंगिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राइटिंग, राइटिंग इज एन आर्ट। कभी भी यहां पर प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि जिसे जीरंड कहते हैं, जिसे आप इन्फिनेटिव कहते हैं, वास्तव में सिंगुलर नाउन है। और दूसरी बात, जैसे आपने इन्फिनेटिव में मैंने कहा था कि अगर टू पहले जुड़ जाए तो उसका अर्थ आता है ना, इसी तरीके से इंग जुड़ने पर भी इन्फिनेटिव की तरह ही इसमें भी ना का अर्थ आता है, यानी कि जो क्रिया होगी वो अपने बाद ना जोड़ लेगी। जैसे राइटिंग, राइटिंग क्या हुआ, लिखना। लिखना एक क्या है, आर्ट है। उसी तरीके से ऊपर लिखा है सिंगिंग, यानी कि गाना मेरी क्या है, आदत है। आगे देखते हैं, क्या सब्जेक्ट कहीं से समाप्त हुआ, अभी भी ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नाउन की जगह एक और बात ले सकती है जिसे आप प्रोनाउन कहते हैं। तो बेसिकली प्रोनाउन भी क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन भी क्या हो सकता है, एक सब्जेक्ट हो सकता है। इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट। और एक बात, जिसे तुम प्रोनाउन कहते हो उसको समझने में तुमसे भूल हो सकती है। कारण केवल एक, देखने में प्रोनाउन रहेगा लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, इसीलिए वो एडजेक्टिव कहलाता है, ना कि प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, इस चीज को ऐसे समझे, वो चीज जो अपने बाद नाउन रख ना पाए। क्योंकि प्रोनाउन में प्रो में नाउन पहले से जुड़ा हुआ है, इसके बाद आप नाउन नहीं रख सकते। अगर प्रोनाउन के बाद आपको नाउन दिखता है तो नो डाउट वो प्रोनाउन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले मैंने एग्जाम्पल में ही बताया था, माई ब्रदर, माई ब्रदर। लोग कहेंगे सर माई पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन मेरा कहना क्या है कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के ठीक पहले आया। एक चीज और देख लीजिए, कभी आपने सुना है क्या, राम श्याम ऐसे लिखा देखा है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है, दो सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगल बगल कभी नहीं आते, राम और श्याम नहीं लिख सकते, तो माई के साथ जो ब्रदर लिखा है ये प्रोनाउन और ये नाउन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, अगर प्रोनाउन आ गया तो उसके बाद नाउन नहीं होना चाहिए, और अगर लिखा हुआ है तो वो कभी भी प्रोनाउन नहीं होगा। आइए बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है, एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई ब्रदर, माई ब्रदर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, शी इज ए सिंगर, शी इज ए सिंगर। जैसे ही किसको डिनोट करता है, किसी एक लड़के को,
इसीलिए क्या है प्रोनाउन, क्योंकि बॉय जो है वो क्या है नाउन, नाउन की जगह पर जो आता है उसे हम क्या कहते हैं प्रोनाउन। आई भी किसको डिनोट कर रहा है, जो बोल रहा होता है। इसी तरीके से शी एक लड़की को डिनोट करता है, लड़की क्या है नाउन है। इस प्रकार से आपने पाया कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें प्रोनाउन भी आ सकता है। अच्छा, कभी कभी होता क्या है, एक सेंटेंस में ऐसे भी प्रोनाउन आते हैं जो अपने आप में प्रोनाउन ना होते हुए भी प्रोनाउन की तरह आते हैं, जैसे इन्हें हम डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रिएट करूं एक एग्जाम्पल, तो मैंने कहा इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। इट इज 4 o'clock का मतलब क्या हुआ, 4 बजे हैं। इसमें इट का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए हम इसे डमी सब्जेक्ट कहते हैं। डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या, जो अपने आप में कोई अर्थ रखता ही ना हो। इससे ऊपर के एग्जाम्पल देखिए, हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ है। जैसे शी इज ए सिंगर, वह एक सिंगर है, वह एक सिंगर है, जबकि इस वाले सेंटेंस में इट का कोई अर्थ नहीं है। एक और एग्जाम्पल लीजिएगा, एक और एग्जाम्पल का अगर क्रिएट करें तो जैसे देयर इज ए लायन, देयर इज ए लायन, यहां पर इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ होगा एक शेर है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है। अगली वीडियो जो कि इसी का एक पार्ट होगी, मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट क्या होता है। इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जो इसका सेकंड पार्ट आने वाला और भी इंटरेस्टिंग होगा, जिससे आपको जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसकी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपने अभी तक वीडियो या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।